हेलो एंड वेलकम टू साइकोलॉजी क्लास 11th एंड 12th। आज का हमारा सेशन नंबर 5 है हमारी एंट्रेंस सीरीज़ का, जिसका टॉपिक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्वांटिटेटिव डेटा, जिसके अंदर कोई न्यूमेरिकल डेटा होता है, उसे एनालाइज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। वी यूज़ साइंटिफिक अप्रोच टू गैदर न्यू इन्फॉर्मेशन। हमें ये पता है कि जो साइकोलॉजी है उसे हम सोशल साइंस भी कहते हैं। तो सोशल साइंस होने के हिसाब से हम इसके अंदर कुछ साइंटिफिक अप्रोचेस यूज़ करते हैं किसी भी नए इन्फॉर्मेशन या किसी भी नए डेटा को गैदर करने के लिए। अब ये जो आपका साइंटिफिक मेथड होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव वे होता है। इसे हर कोई यूज़ कर सकता है अंडर द प्रोफेशनल गाइडेंस, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, किसी भी डेटा या किसी भी रिजल्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, या किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करने के लिए। अब हम जब भी साइंटिफिक मेथड्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे बहुत दो मेजर मेथड्स आते हैं। दैट इज, फर्स्ट इज योर क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सेकेंड इज योर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आपके क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपके कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा कुछ डेटा आता है जिसको हम किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम कोई भी चीज़ काउंट नहीं कर सकते। सो अब आपका आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आपका ऐसा डेटा आता है जो ऑब्जेक्टिवली मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करता है। अब इसके अंदर आपके न्यूमेरिकल डेटा आ सकता है जिसको आप काउंट कर सकते हो। अब इसके अंदर आपके मोर देन और लेस देन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकते हैं। अब जब भी हम क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं या कोई भी न्यूमेरिकल डेटा क्वांटिटेटिव फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है हमारा जो भी रिजल्ट आया है, जो भी कंक्लूजन आया है, उसका पैटर्न हम समराइज कर सके। मान लो हमारे पास एक पर्टिकुलर डेटा आ गया, बट उसका कुछ पैटर्न क्या है, उसको हम किस तरीके से कंक्लूजन के तौर पे समझा सकते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। अब इसके अंदर भी आपके दो मेथड्स आते हैं। फर्स्ट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड सेकंड इज मेजर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ स्कोर्स। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आपके मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, और इसके अंदर आपके रेंज वाली चीज़ें आ सकती हैं। साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस के अंदर आपको और भी बहुत सारे मेथड मिलेंगे अपनी फाइंडिंग्स को या अपने कंक्लूजन को समराइज करने के लिए, जो भी आपका रिजल्ट निकल के आया है आपकी रिसर्च से। तो इसके अंदर आप अपने ग्राफ्स का, किसी भी फिगर का यूज़ कर सकते हैं। कई रिसर्चेस में हमने देखा है कि थ्रू ग्राफ और थ्रू द फिगर्स दे ट्राई टू एक्सप्लेन द रिजल्ट। सो इसी तरीके से और भी कई सारे वेज होते हैं अपने किसी भी डेटा को, जो आपने थ्रू साइंटिफिक मेथड ऑब्जर्व करा है या फिर गेन किया है, उसे हम समराइज कर सकें। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। जब भी हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, मान लीजिए हमारे पास 5000 पार्टिसिपेंट्स का डेटा है या फिर मान लीजिए 10,000 पार्टिसिपेंट्स का डेटा है, तो उसको हम एक एक करके तो नहीं समझ सकते या एक एक करके तो एनालाइज नहीं कर सकते। उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जौन सा भी डेटा या जौन सा भी नंबर आपका जितनी बार अकर हुआ है, हम उसको उस कैटेगरी में डाल देते हैं। मान लीजिए आपका रिस्पॉन्स ए 100 टाइम्स आपका रिपीट हुआ है, तो आप इस ए रिस्पॉन्स को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 100 टाइम्स लिख देंगे, दैट इट अकर्ड 100 टाइम्स। सो इसलिए ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके अंदर आपके दो मेन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल टेंडेंसी एंड देन सेकंड इज डिस्पर्जन। आपकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी होती है कि आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स है, उसका मिडल क्या है या उसका सेंटर क्या है, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, वो होता है आपका सेंट्रल टेंडेंसी। मिडल की कौन सी रेंज है।
देन आता है आपका डिस्पर्जन। डिस्पर्जन डील्स विद द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कोर्स, कि उस मिडल टर्म के आसपास कितनी स्कोर्स आ रहे हैं, द एक्सटेंट टू विच स्कोर्स स्प्रेड आउट अराउंड दिस वैल्यू, इस वैल्यू के आसपास कितने स्कोर्स आपके फॉल कर रहे हैं, वो होता है आपका डिस्पर्जन। और इसी से आपके जो भी स्कोर्स उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी शेप पता लगती है। जब हम नॉर्मल कर्व पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक है नॉर्मल कर्व और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट बिफोर दिस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमने ये दो टर्म्स जो पढ़े हैं, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, इन दोनों टर्म्स के अंडर आपके कुछ मेजर मेथड्स या मेजर टर्म्स आती हैं। इसके अंदर आपकी जो मेजर टर्म्स है वो हैं, आपकी जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसके अंदर आपका मीन, मीडियन एंड मोड आता है, और आपके डिस्पर्जन में वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्लूड होता है। नाउ जो आपका नॉर्मल कर्व है, ये आपका नॉर्मल कर्व यूज होता है जब भी आप किसी भी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हो तो वो एक बेल शेप्ड फॉर्म में शो होता है। नाउ हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कोरिलेशन। अ कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच the two individual factors vary together and thus how well either factor predicts the other. So correlation एक statistical measure है, और इस statistical measure का simply मतलब ये होता है या simply motive ये होता है कि जो भी दो variables है उनके बीच का relation बताना, कि क्या उनके बीच में positive relation है, negative relation है, या कोई relation नहीं है, क्या एक वेरिएबल के होने से दूसरा वेरिएबल अकर हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम कोरिलेशन के थ्रू समझते हैं या एसेस करते हैं। अब आपके तीन टाइप्स के कोरिलेशन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। पॉजिटिव कोरिलेशन होता है जब भी आपके दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, कि दोनों वेरिएबल्स एक साथ बढ़ते हैं या फिर दोनों एक साथ कम होते हैं। और इसके अंदर ये भी हो सकता है कि एक वेरिएबल के होने से दूसरा वेरिएबल अकर हो जाता है। सो ये आपका होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। देन आपका आता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन होता है कि एक वेरिएबल के डिक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज होगा, नेगेटिवली रिलेशन है उनके बीच में, या फिर हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों में, एक के बढ़ने से दूसरा डाउन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रात को देर तक फोन यूज करोगे तो आपको सोने में दिक्कत होगी, इनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। मोबाइल यूजेज अगर बढ़ा तो सोने की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। अगर मोबाइल यूजेज आपने डिक्रीज कर दिया तो आपके सोने के क्वालिटी या पैटर्न इंक्रीज हो जाएगा। देन आता है आपका जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन का मतलब होता है जब भी आपके दो वेरिएबल्स में कोई रिलेशन है ही नहीं, एक वेरिएबल के होने ना होने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, या उनके इंक्रीज डिक्रीज में एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोरिलेशन होता है आपका जीरो कोरिलेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आप इस कोरिलेशन की मदद से और क्या क्या कर सकते हो। सो इस कोरिलेशन के मदद से आप किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ का फ्यूचर बिहेवियर भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये चीज़ें आपके स्कूल या फिर ऑफिसेज वगैरह में भी काफ़ी काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता है कि अभी अगर हम इस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देंगे अच्छे से तो ये बहुत अच्छा स्कोर करेगा, तो इससे हमें उसके फ्यूचर बिहेवियर का पता लग सकता है कि अगर हमने इसे आगे भी ध्यान दिया तो ये आगे बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा, टॉपर बन सकता है। तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि कोरिलेशन का यूज हम फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो कभी 1.0 से एक्सीड नहीं करता, और डिग्री ऑफ कोरिलेशन हमें इस नंबर से ही पता लगती है। अब चाहे इसके आगे प्लस का साइन हो या चाहे माइनस का,
दैट डजंट मैटर मच। इसके जो नंबर आएगा मान लो 0.7 है, तो दैट मैटर्स, दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आता है जिससे हम कहते हैं पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। इस प्रोसीजर, इस मेथड की मदद से जब रिसर्चर कोई ऐसे कोरिलेशन पता करना चाहता है किन्हीं दो ग्रुप्स का जिनके मेंबर्स के ऑलरेडी दो दो स्कोर्स हैं, पेयर्ड मेंबर्स का यहाँ पे यही मतलब है कि हर मेंबर का, मान लो 10 मेंबर हैं तो हर मेंबर के ऑलरेडी दो दो स्कोर्स आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पे ये बन जाते हैं पेयर्ड मेंबर्स। तो इस केस के अंदर अगर हमें कोरिलेशन पता करना है तो हम ये पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेजर क्वेश्चन आता है कि ठीक है हमने कोरिलेशन तो पता कर लिया, पर अब मैं इसे दिखाऊंगा कैसे कि भाई इतना कोरिलेशन है इसमें, या इतना कोरिलेशन है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मैं इसको दिखा कैसे सकता हूँ, शो कैसे कर सकता हूँ अपने रिजल्ट्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि आप कोरिलेशन को शो करने के लिए स्कैटर ग्राफ यूज कर सकते हो या स्कैटर ग्राम यूज कर सकते हो। स्कैटर ग्राफ एक ऐसा 2 डायमेंशनल प्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर आप अपने स्कोर्स का, आपके पार्टिसिपेंट्स के स्कोर्स को, कोरिलेशन को दिखा सकते हो। तो आप इन दोनों मेथड्स का यूज करते हो। और जब आपको किन्हीं भी दो सेट्स ऑफ स्कोर्स के कोरिलेशन निकालने हो तो उसके अंदर आप स्पियर्समैन का RHO टेस्ट भी यूज कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोरिलेशन। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बहुत होते हैं, जैसे कि इसका एक एडवांटेज ये होता है कि इट अलाउज स्टडी ऑफ हाइपोथेसिस दैट कैन नॉट बी एग्जामिन्ड डायरेक्टली। अब हमारा एक और मेजर टॉपिक आता है, दैट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो आपकी रिलायबिलिटी होती है वो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, या फिर कह लो अगर कोई टेस्ट आपको साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूजफुल लगता है, अगर कोई टेस्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल है तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। सिंपली मतलब इसका ये होता है कि आपका जो भी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चनियर है एंड उसके अंदर 20 आइटम्स हैं, तो उसके हर एक आइटम का कैरेक्टरिस्टिक या फिर ट्रेट सेम होना चाहिए। और अगर आप इस टेस्ट को अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी को हम इस तरीके से समझते हैं कि जो रिलायबिलिटी होती है वो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। अगर कोई टेस्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल है या बहुत ज़्यादा अच्छा है, दैट मीन्स उसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। अ टेस्ट नीड्स टू बी रिलायबल इन ऑर्डर टू बी यूजफुल। फॉर एग्जाम्पल इसको बहुत छोटी सी चीज़ हम समझते हैं। मान लीजिए आपका पार्टिसिपेंट ए है, तो आपका जो पार्टिसिपेंट ए है उसको आपने दिए एक क्वेश्चनियर दिया जिसके अंदर आपके टोटल 20 आइटम्स थे। तो अब वो 20 आइटम्स के कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट सेम होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी रिलायबल। और अगर आप इस टेस्ट को पार्टिसिपेंट ए पे मान लीजिए आज कर रहे हैं, एंड अब अगर आप उस टेस्ट को दोबारा उस पर 10 दिन बाद करते हो तो उसका स्कोर्स सेम आनी चाहिए। मान लो यहाँ पे उसका स्कोर्स आया था 19, तो यहाँ पे भी उसका स्कोर 10 दिन बाद में 19 आना चाहिए। इससे क्या प्रूफ होगा कि जो आपका ये क्वेश्चनियर था ये क्या है, रिलायबल। सो रिलायबिलिटी का सिंपली मीन्स क्या होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स और मेजरमेंट। आपके स्कोर्स कंसिस्टेंट होने चाहिए, चाहे आप 10 बार उस टेस्ट को करो चाहे 20 बार उस टेस्ट को करो। अब रिलायबिलिटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी helps to determine to what extent each of the items in the test measure the concerned variable and not something else। जो अभी हमने यहाँ पे ये ट्रेट वाली बात कही थी, इसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी, कि वो क्वेश्चनियर के अंदर जितने भी आइटम्स हैं
वो उसी चीज को मेजर कर रहे हैं जो उनका कंसर्न्ड वेरिएबल है। ट्रेट उनका या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू आउट द क्वेश्चनेयर सेम होना चाहिए। दिस इज व्हाट इंटरनल कंसिस्टेंसी इज। अब हमारी रिलायबिलिटी को असेस करने के हमारे पास दो मेजर मेथड्स आते हैं। फर्स्ट इज स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी एंड देन टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। अब इस स्प्लिट हाफ के अंदर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया टेस्ट को, और फिर इन दोनों टेस्ट के अंदर या इन दोनों हाफ्स के अंदर उसका जो भी स्कोर आया उसके अंदर हम कंसिस्टेंसी देखने की कोशिश करते हैं या उन्हें कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अब हम इसे स्प्लिट हाफ कैसे कर सकते हैं? किसी भी टेस्ट को हम क्या कर सकते हैं कि ऑड नंबर या इवन नंबर में उसे डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आप कह लो आप इसको इस तरीके से नहीं कर सकते कि स्प्लिट हाफ मेथड के अंदर आपने मान लो आपके पास 40 क्वेश्चंस है एंड 40 में से आपने 1 to 20 एक में रख दिए और बाकी के जो 20 बचे वो आपने एक में रख दिए। ये आपका फर्स्ट हाफ, ये सेकेंड हाफ। तो अब यहाँ पे आपकी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी नहीं मेजर हो सकती। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका टेस्ट इजी टू डिफिकल्ट फ्लो में हो, आपके क्वेश्चंस का सीक्वेंस इजी टू डिफिकल्ट हो, कि पहले फर्स्ट 1 to 20 इजी क्वेश्चंस है, देन आपके थोड़े हार्ड एंड देन डिफिकल्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चनेयर या फिर आपका टेस्ट रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि स्कोर्स में कंसिस्टेंसी नहीं होगी। दे कुडंट बी कंपेयर्ड विद ईच अदर, क्योंकि दोनों का लेवल ही अलग अलग है। यहाँ पे तो इजी आ गए और यहाँ पे टफ आ गए। सो ये होती है आपकी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। अब होता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी बहुत सिंपल होती है, जो हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल में भी समझने की कोशिश करी थी कि अगर हमने मान लो आज टेस्ट करा है अपने पार्टिसिपेंट ए पे, और तो हम उसकी रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए 10 दिन बाद सेम पर्सन पर दोबारा टेस्ट करेंगे। तो अगर इन दोनों टाइम्स में ही आपके स्कोर्स सेम आते हैं तो दैट मीन्स आपका जो टेस्ट है या फिर जो आपका क्वेश्चनेयर है वो रिलायबल है। Hence proves your reliability. So this was all about your reliability. Now हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैलिडिटी। वैलिडिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? वैलिडिटी वर्ड का मतलब होता है ट्रुथ, सच्चाई। सो वैलिडिटी का सिंपली मतलब ये होता है कि कोई भी टेस्ट जो उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या वो सच में वही चीज मेजर कर रहा है? It is a statistical procedure which studies the extent to which psychological tests actually measure what they claim to measure. जो चीज वो हमें ऑब्जेक्टिव में या बता रहे हैं that we are measuring this, तो क्या वो सच में यही चीजें मेजर कर रहे हैं? मान लीजिए कोई टेस्ट कह रहा है आई एम असेसिंग योर इंटेलिजेंस, तो क्या उसके सारे आइटम्स सच में इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हैं? इफ यस, देन द टेस्ट इज वैलिड। अब हमारी वैलिडिटी के कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट है कंटेंट रिलेटेड वैलिडिटी। आपकी कंटेंट रिलेटेड वैलिडिटी होती है कि इस किसी भी टेस्ट का, फॉर एग्जांपल लेट्स से इंटेलिजेंस वाला टेस्ट, अगर इसके अंदर 20 क्वेश्चंस है तो इसका 20 के 20 क्वेश्चंस का इंटेलिजेंस ही मेजर कर रहे हैं? अगर यस, देन इट इज कंटेंट रिलेटेड वैलिडिटी इज कंफर्म्ड ऑफ दिस टेस्ट। इसके अंदर कंटेंट रिलेटेड वैलिडिटी है। एज अ होल ये वही ट्रेट मेजर कर रहे हैं। तो अब इसको हम और भी टर्म से कह सकते हैं, जैसे कि इंट्रिंसिक वैलिडिटी और वी कैन से सर्कुलर वैलिडिटी। तो इसके बहुत सारे अलग अलग ऐसे नाम होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्राइटेरियन वैलिडिटी। आपकी क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होती है कि इसके अंदर जो आपके पास पहले से प्रेजेंट डेटा है इस पर्टिकुलर टॉपिक, लेट्स से इंटेलिजेंस का, तो आप उस पर्टिकुलर स्कोर्स को कंपेयर करते हैं हमारे अभी वाले स्कोर्स के साथ। तो इससे आपकी क्राइटेरियन वैलिडिटी आ जाती है। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, नॉट जस्ट प्रेजेंट डेटा। अगर आपका फ्यूचर डेटा भी आ सकता है, फ्यूचर में अवेलेबल हो सकता है, तो हम उससे भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं।
दिस इज योर क्राइटेरियन वैलिडिटी। अब आती है आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी क्राइटेरियन वैलिडिटी में प्रिडिक्टिव वैलिडिटी और कॉन्करेंट वैलिडिटी भी हो, उसको हम इनके टाइप्स भी कहते हैं। अब आपका एक इंपॉर्टेंट टाइप आता है वैलिडिटी का, दैट इज कंस्ट्रक्ट रिलेटेड वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट रिलेटेड वैलिडिटी का सिंपली मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम ऐसे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं जिनका पहले से कोई क्लियर कट क्राइटेरिया होता ही नहीं है, उसे हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कि क्राइटेरियन में हम पहले से दिए गए या फ्यूचर में आने वाले क्राइटेरिया से कंपेयर करते हैं, कंस्ट्रक्ट में हम उसे कंस्ट्रक्ट ही करते हैं। कोई पहले से प्री सेट क्राइटेरिया नहीं होता। ये होती है आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। देन आती है आपकी फेस वैलिडिटी। इसको हम मेयर अपीयरेंस भी कह सकते हैं। जब भी किसी भी ग्रुप को क्वेश्चंस को देख के ही लगता है कि हाँ दे आर वैलिड, जो ऑब्जेक्टिव में लिखा है ये वही मेजर कर रहे हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं फेस वैलिडिटी, जो हमें देख के ही पता लग जाती है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कई रिसर्चर्स ने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को गैदर करने के लिए कई गाइडलाइंस दी हैं। उसके अंदर आपके दो मेजर कैटेगरीज आती है, दैट इज कन्वर्जेंट एविडेंस और सेकंड इज डिस्क्रिमिनेंट एविडेंस। कन्वर्जेंट एविडेंस ऐसे एविडेंस होते हैं जिसके अंदर आप पहले से दिए गए स्कोर्स को कोरिलेट करते हो अभी आए हुए स्कोर्स से, और उससे आपको ये पता चलता है कि जो पहले वाले स्कोर्स से और ये वाले स्कोर्स है इनका मेजर सेम कंस्ट्रक्ट है, इनका दोनों का कंस्ट्रक्ट सेम है। बट इन डिस्क्रिमिनेंट एविडेंस आपको इन दोनों स्कोर्स को मेजर करके कोई यूनिक चीज ही पता लगती है, कोई यूनिक मेजर आपको इससे पता लगता है। सो आपके ये दो एविडेंसेस होते हैं जिसके थ्रू आप कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को गैदर कर सकते हो या फिर उससे फाइंड आउट कर सकते हो। सो इस वीडियो के अंदर हमने ये सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देन डिस्पर्जन, देन हमने पढ़ी थी अबाउट कोरिलेशन और इसके टाइप्स, देन हमने पढ़ी थी रिलायबिलिटी एंड लास्ट वन वाज वैलिडिटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द बेल आइकन। थैंक यू so much for watching.